आज पर्वतों या माउंटेन के सेगमेंट में हम आज चर्चा करेंगे विश्व के प्रमुख पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया और विश्व के प्रमुख पर्वत और उनकी विशेषता के बारे में। तो हम आप चर्चा आज आप लोग की होगी कि विश्व के पर्वत कौन कौन से हैं, उनका निर्माण किस प्रकार हुआ, पर्वत निर्माण प्रक्रिया के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आप लोग से जो चर्चा करेंगे वो पर्वत यानी माउंटेन की चर्चा करेंगे, जिसे पहाड़ भी हम लोग कहते हैं। तो पर्वत वह स्थलीय भाग होता है जो अपने समीपवर्ती धरातल से 1000 मीटर या उससे अधिक ऊंचा हो। लेकिन इसकी खास बात यह होगी केवल ऊंचाई के आधार पर हम पर्वत नहीं कहेंगे। इसका शीर्ष भाग संकुचित हो यानी नैरो हो तथा किनारों का ढाल तीव्र हो, अधिक हो, तो अब हम पर्वत मानेंगे। अगर इसकी ऊंचाई ज़्यादा हो लेकिन अगर ऊपर का भाग चौरस होगा तो उसको हम लोग पठार कहेंगे। तो सामान्यतः ये 1000 मीटर से ऊपर होते हैं और इनका जो खास और पहचान होती है, शीर्ष भाग संकुचित हो यानी नैरो हो और इनका ढाल क्या होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए। यदि कोई स्थलीय भाग 1000 मीटर से नीचा है तथा उसका भाग शीर्ष संकुचित है, साथ ही किनारों पे तीव्र ढाल है, तो उसको हम लोग पहाड़ी बोलते हैं, हिल बोलते हैं। पृथ्वी का अगर हम लोग देखा जाए तो समस्त जो स्थलीय भाग है उसका लगभग 26% भाग पर पर्वतों का विस्तार है, और जैसे हम लोग जानते हैं 33 भाग पर पठारों का और लगभग 41% भाग पर मैदान का विस्तार है। तो लगभग 26% भाग पर पर्वत और पहाड़ों का विस्तार है, पहाड़ी का विस्तार है। ये धरातल के विभिन्न प्रकार के पर्वत हैं और इनकी निर्माण प्रक्रिया भी अलग अलग प्रकार से हुई, यानी एक प्रकार से पर्वत का निर्माण नहीं हुआ है। तो पर्वतों के निर्माण प्रक्रिया के आधार पे पर्वतों को कई भागों में बांटा जाता है। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कि पर्वतों को किस प्रकार का पर्वत है और उसके विश्व के विस्तार की भी हम आप लोग से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे जिस पर्वत की, वो ज्वालामुखी पर्वत, जिसको शंख पर्वत या कोन माउंटेन भी कहा जाता है। तो ज्वालामुखी पर्वत जैसा आप लोगों को चित्र में दिख रहा है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होती है, यानी जहाँ पे प्लेटों का अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस होता है। केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी में जब निकलने वाले मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक हो, यानी जब सिलिकॉन ज़्यादा होता है तो मैग्मा क्या होता है, गाढ़ा होता है। इस कारण जब ये मैग्मा धरातल पे आता है, मैग्मा एक बार हम पुनः बता दें कि मैग्मा का मतलब होता है धरातल के नीचे पिघली हुई चट्टान। जब ये मैग्मा धरातल पर आता है तो दूर तक नहीं फैलता है, क्योंकि मैग्मा गाढ़ा होता है। इस कारण जो ज्वालामुखी छिद्र होता है, जो होल होता है, उसके आसपास ही मैग्मा और जो चट्टानी टुकड़े होते हैं, जो स्थल जो निकलते हैं, चट्टानी ठोस टुकड़े निकलते हैं, वो वहीं जमा हो जाते हैं ज्वालामुखी छिद्र के आसपास। तो इस प्रकार एक पर्वत का निर्माण हो जाता है जिसका आधार चौड़ा होता है और शीर्ष भाग क्या होता है, सकरा होता है, नैरो होता है। अर्थात ज्वालामुखी पर्वत जो होता है इसका आकार शंकु जैसा होता है, इस कारण इसको हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कहते हैं कि जो ज्वालामुखी पर्वत उन क्षेत्रों में होता है जहाँ केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी की क्रिया होती है और जिससे ये ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। इसी प्रकार एक जो अन्य पर्वत है उसको हम लोग कह सकते हैं फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। फोल्डेड माउंटेन का अगर हम लोग देखें तो विस्तार सबसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन हम पहले इससे पहले कुछ हम आप लोग को ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में बता देते हैं जो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो ये विश्व का जो एक मेन ज्वालामुखी पर्वत है माउंट एटना है। ये सिसिली द्वीप है जो इटली में पड़ता है। ये यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। एक है माउंट फ्यूजी, ये जापान का है, जापान का सबसे ऊँचा पर्वत है और इसे जापान का राष्ट्रीय प्रतीक भी माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है जापान में। माउंट फूजी को या माउंट फुजियामा भी इसको बोला जाता है। एक माउंट क्राकाटोवा है, ये इंडोनेशिया में। यहाँ 1883 में इतिहास का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था माउंट क्राकाटोवा में, जो इंडोनेशिया में है। माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया में है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, तंजानिया देश में, अफ्रीका में। माउंट माउंट लोबा है, ये हवाई द्वीप यूएसए में है। ये विश्व का सबसे विशाल, सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत माना जाता है। माउंट माउंट जो माउना लोबा है, ये माउंट किया है, ये विश्व का अगर नितल से देखा जाए तो सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर नितल से देखा जाए इसकी ऊंचाई तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत इसको माना जाता है। यद्यपि हम लोग मानते हैं कि दुनिया का सबसे जो ऊंचा स्थान है वो आपका माउंट एवरेस्ट है, लेकिन अगर नितल से देखा जाए, नितल का मतलब समीपवर्ती धरातल से अगर ऊंचाई देखी जाए तो माउंट किया की है, क्योंकि इसका लगभग 800 जो मीटर भाग है, ये 8,000 मीटर जो भाग है ये समुद्र के नीचे और लगभग 600 मीटर भाग जो है वो समुद्र तल से ऊपर है। तो कुल मिलाकर लगभग 1400 मीटर इसका ऊंचाई हो जाती है नितल से, समीपवर्ती धरातल से।
एक मध्य अटलांटिक कटक है, ये आपको बता दें लगभग 1600 किलोमीटर लंबा। ये पृथ्वी का सबसे लंबा ज्वालामुखी पर्वत तंत्र माना जाता है। लगभग 16,000 किलोमीटर लंबा है पृथ्वी का। मध्य अटलांटिक महासागर क्षेत्र में ये आपको मिलेगा। इसके अलावा प्रशांत वलय है, ये एक पूर्ण वलयाकार पर्वत श्रृंखला है। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर है। विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं। अगर इसको देखा जाए तो इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर हो जाती है। इसके आसपास के क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रिया होती है प्रशांत वलय में। तो अगर देखा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ा अगर देखा जाए पर्वत कौन सा है, तो या रिच कौन सा है, कटक कौन सा, तो ये मध्य अटलांटिक कटक है। लगभग 16,000 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये महासागरीय क्षेत्र में मिलता है। स्थलीय भाग की जब बात होती है तो इंडीज को हम लोग मानते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं जो ज्वालामुखी पर्वत उन्हीं क्षेत्रों में मिलता है जहाँ केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होती है, सेंट्रल टाइप का ज्वालामुखी इरप्शन होता है। एक जो सबसे मेन आपका पर्वत है वो हम लोग जिसको कहते हैं वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन, ये इसी को मोड़दार पर्वत कहते हैं। मोड़दार पर्वत जो है या ये अधिकांशतः हम लोग कहते हैं जो पृथ्वी के जो अधिकांश पर्वत हैं वो मोड़दार पर्वत हैं। इस प्रकार के जो पर्वतों का निर्माण होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है, ये प्लेट अभिसारी प्लेट किनारों पे होता है। अर्थात जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो इनके बीच का जो मलबा होता है, जो अवसाद होता है, वो मोड़दार पर्वत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो थोड़ी सी हम चर्चा आप लोग से विस्तार से कर लेते हैं। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार जहाँ वर्तमान में वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, अतीत काल में यहाँ सागरीय भाग था और इस सागरीय भाग में नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से लगातार जब जमाव होता गया तो ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों वर्ष चलती रही, जिससे जो सागरीय भाग था उसमें अवसाद से भर गया सागरीय भाग। और जब सागरीय भाग के दोनों किनारों पे प्लेटों का अपसरण हुआ तो सागर में भारी मात्रा में सागर पे दबाव पड़ा और जिससे मुड़कर क्या बन गए, वलित पर्वत बन गए। ये जो अगर आप लोग पर्वत देखोगे तो प्लेट के अभिसारी यानी कन्वर्जेंस किनारों पे आपको मिलेंगे। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं और अवसादी चट्टानों से निर्मित होते हैं। इसमें सागरीय जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं, नमक के अवशेष आपको मिलते हैं। तो इस बात से पुष्टि होती है कि ये जो पर्वत हैं ये समुद्र से इनका निर्माण हुआ है। प्रमुख अगर देखा जाए वलित पर्वतों को, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हैं वो सब वलित पर्वत हैं। दुनिया के जो लंबे पर्वत हैं ज़्यादातर वो सब वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टक्कर से टेथीस सागर के मलबा का मुड़ने से, फोल्ड होने से बना था हिमालय पर्वत बना था, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। इसी प्रकार कहा जाता है कि प्रशांत महासागरीय प्लेट का जब उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट से टक्कर हुआ, अभिसरण हुआ, तो क्रमशः रॉकी और एंडीज पर्वत का निर्माण हो गया। जैसा हम लोग जानते हैं कि एंडीज पर्वत दुनिया का सबसे लंबा पर्वत भी है और हिमालय के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व के अगर देखा जाए प्रमुख वलित पर्वतों की बात किया जाए और उनकी लंबाई देखा जाए, कुछ विशेषताओं की बात किया जाए, तो सबसे लंबा जो पर्वत है वो एंडीज पर्वत है। लगभग 7,000 किलोमीटर लंबा है। ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इसका अगर देखा जाए सबसे जो ऊंची चोटी है वो माउंट एकांकागुआ है, जो लगभग 6,962 मीटर है। इसी प्रकार जो लाकीज पर्वत है ये दूसरा दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। ये लगभग 4800 किलोमीटर है, ये उत्तरी अमेरिका में है। ये एटलस पर्वत जो उत्तरी अफ्रीका में है, लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है। इसी प्रकार जो हिमालय है वो लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, ये एशिया में है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और दुनिया की जो अधिकांश सबसे ऊंची चोटियां हैं इसी पे पाई जाती हैं, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, मकालू हो, केटू हो, सब ये हिमालय की चोटियां हैं। आल्पस पर्वत ये लगभग 1200 किलोमीटर लंबा है, ये यूरोप में है। और इसका जो माउंट ब्लैंक है ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। काकेस्कस ये लगभग 1200 किलोमीटर लंबा है, ये यूरोप और एशिया के बीच सीमा बनाता है। और माउंट एल्ब्रस इसका सबसे ऊंचा शिखर है। ये जागरोस पर्वत है, लगभग 1500 किलोमीटर लंबा है, ये ईरान और इराक में है। अप्लेसियन पर्वत लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, ये मुख्य रूप से यूएसए में है। तो इस तरीके देखते हैं जो वलित पर्वत हैं ये काफ़ी लंबे होते हैं और विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में फैले हुए, और सबसे ज़्यादा विस्तार इन्हीं पर्वतों का पूरे वर्ल्ड लेवल पर मिलता है, जो वलित पर्वत होते हैं, फोल्डेड माउंटेन होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं जो फोल्डेड माउंटेन है ये दुनिया के सबसे अधिक विस्तार वाले क्षेत्र में इनका विस्तार मिलता है, फोल्डेड माउंटेन का। इसके अलावा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत है। ये मुख्य रूप से वहाँ पर होते हैं जहाँ ज्वालामुखी क्रिया केंद्रीय प्रकार की होती है। पर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जो रिंग ऑफ फायर वाला जो चित्र में दिख रहा है उस क्षेत्र में जाओगे तो भी ये पर्वत आपको मिलेंगे, लेकिन ये वलित पर्वतों इतना लंबे और ऊँचे नहीं होते हैं जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। अब एक अन्य पर्वत की हम आप लोग से चर्चा करेंगे जिसको काफ़ी क्वेश्चन आप लोग से आते हैं,
वो ब्लाक पर्वत है, या उसी को हम अवरोधक पर्वत बोलते हैं, भ्रंशोथ पर्वत बोलते हैं, या भ्रंश पर्वत बोलते हैं। तो हम चर्चा आप लोग से कर लेते हैं अवरोधक पर्वत या भ्रंशोथ पर्वत, या इसी को हम ब्लैक माउंटेन कहते हैं, हास पर्वत भी इसी को कहा जाता है। तो इसकी आज हम आप लोग से चर्चा करेंगे। तो ये जो ब्लैक पर्वत कैसे बन जाता है, जब किसी का जो कोई स्थलीय भाग होता है, इसका मध्य भाग नीचे की ओर धंस जाए और इसके दोनों किनारे स्थिर रहें, तो मध्यवर्ती जो धंसा हुआ भाग होता है उसको हम लोग भ्रंश घाटी या ग्रेबन कहते हैं। और जो दोनों किनारों पे जो उठे हुए भाग होते हैं इसको हम लोग ब्लैक पर्वत कहते हैं। ये उन क्षेत्रों में बनते हैं जो ऊंचे वाले क्षेत्र होते हैं, काफ़ी ऊंचे क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर इनका निर्माण होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों किनारे धंस जाएं और ऊपर का भाग वो स्थिर रहे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्लैक पर्वत कहेंगे। ब्लैक पर्वतों का अगर हम लोग देखें, उदाहरण देखें, तो विश्व लेवल पे काफ़ी उदाहरण मिलता है। जैसे जर्मनी का वासेजस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, और अगर देखा जाए तो इन दोनों पर्वतों के बीच कोई ना कोई भ्रंश नदी या भ्रंश घाटी होगी, जिसे जर्मनी के जो वासेजस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है इसके बीच में अगर देखा जाए तो राइन नदी बहती है। इसी प्रकार हम देखें भारत में देखते हैं तो सतपुड़ा और बिंद जो है हमारे ब्लैक पर्वत के उदाहरण है। और इसके बीच में अगर हम लोग देखें तो नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी में बहती है। कहा जाता है कि किसी दौर में ये जो था, ये पठारी क्षेत्र का जो बीच वाला भाग था नीचे धंस गया था, और इसके जो किनारे रह गए वो स्थिर रह गए, जिसको हम लोग ब्लैक पर्वत कहते हैं। विश्व के अगर प्रमुख ब्लैक पर्वतों के उदाहरण को देखा जाए तो वासेजस पर्वत है, ये फ्रांस में है, लगभग 120 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ये जर्मनी में है, 160 किलोमीटर लंबा है। इसी प्रकार जो सेरा नेवादा है, ये यूएसए में है, लगभग 640 किलोमीटर लंबा है। ये बता दें, ये दुनिया का सबसे लंबा जो पर्वत है, दुनिया का सबसे लंबा ब्लैक पर्वत है। अगर हम लोग कहें कि दुनिया का सबसे लंबा ब्लैक पर्वत कौन सा, तो सेरा नेवादा यूएसए में है, 640 किलोमीटर लंबा। इसके अलावा ये जो है डेकन्सबर्ग है, ये दक्षिणी अफ्रीका में है। इसको हम लोग पूर्ण ब्लैक पर्वत नहीं मानते, इसका कुछ भाग ब्लैक पर्वत है। इसके अलावा सतपुड़ा और बिंद है, ये भारत में है। और एक है होगर पर्वत है, या होगार पर्वत बोला जाता है, ये उत्तरी अफ्रीका में है। ये जो पर्वत है, जो होगार पर्वत है, ये भी पूर्णतः ब्लैक पर्वत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो ब्लैक पर्वतों के उदाहरण है, वासेजस फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, सेरा नेवादा यूएसए में, ड्रेकन्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में, सतपुड़ा और बिंदु, या हम अजंता भी कह सकते हैं, अजंता पर्वत ये भारत में है। और होगार पर्वत है, ये उत्तरी अफ्रीका में है। ये ब्लैक पर्वत के उदाहरण है, इसको हमको थोड़ा याद भी रखना चाहिए। तो एक बार हम पुनः आप लोग को बता दें कि ब्लैक पर्वत से आशय ये होता है जब दोनों किनारे जो स्थल के हैं दोनों किनारे स्थिर रहें और बीच का भाग नीचे की ओर धंस जाए, तो उसको हम लोग ब्लैक पर्वत मानते हैं। और जो ब्लैक पर्वत होता है इसको हम अन्य नामों से जानते हैं, जैसे भ्रंशोथ पर्वत कहते हैं क्योंकि इसके बीच में भ्रंश का निर्माण हो जाता है, अवरोधक पर्वत कहते हैं, हाउस पर्वत कहते हैं। ये जब हास पर्वत और ब्लैक जो अवरोधक पर्वत है, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत अंतर नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। फोल्डेड माउंटेन में बीच में जरूर एक भ्रंश घाटी होगी और दोनों किनारों पे सामान्यतः आपको पर्वत मिलेंगे, ऊंचे पर्वत आपको मिलते हैं। अब एक अन्य पर्वत की चर्चा कर लें, अवशिष्ट पर्वत की। अवशिष्ट पर्वत किसको कहते हैं, रेजिडुअल पर्वत कहते हैं, किसे कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जब अतीत काल में काफ़ी बड़े और ऊंचे पर्वत जब हुआ करते थे, जो कोई पर्वत था, लेकिन वर्तमान में उनका अपक्षय और अपर्दन के द्वारा, यानी जो इनका अपर्दन इरोजन के द्वारा ये भ्रंशित होकर घिसकर काफ़ी नीचे हो जाते हैं। अर्थात इनके कुछ भाग की में तो ऊंचाई दिखती है और कुछ भाग में ये धरातल के ऊपर लगभग आ जाते हैं, धरातल के बराबर हो जाते हैं। वास्तव में अब इन पर्वतों के पदचिन्ह ही दिखाई देते हैं, वास्तविक पर्वत अब ये नहीं रह जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, जो अगर हम लोग देखें भारत का जो अरावली पर्वत है, अतीत काल में कहा जाता है ये हिमालय से भी ऊंचा था, लेकिन चूंकि ये दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है, तो ये लंबे समय बाद, लंबे प्रोसेस के बाद ये घिसकर क्या हो गया है, अब लगभग ज़्यादातर जगहों पे देखा जाए तो ये लगभग धरातल पे आ गया है। जिसे हम लोग जानते हैं इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक था, या हम लोग कह सकते हैं इसके आगे लक्षद्वीप तक था, लेकिन जब अरब सागर का निर्माण हुआ तो इसका दक्षिणी भाग अरब सागर में धंस गया। लेकिन अब इसकी अगर हम देखते हैं तो हरियाणा में, दिल्ली में अगर हम लोग देखें तो इसके केवल अवशिष्ट भाग दिखाई देते हैं, केवल राजस्थान में इसकी कुछ ऊंचाई दिखती है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं जो अरावली है एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। विश्व के अगर हम देखें अन्य अवशिष्ट पर्वतों को अगर हम लोग देखें तो अरावली, जिसको हम जानते हैं दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है, इसका मुख्य रूप से विस्तार राजस्थान में दिखता है। नीलगिरी ये दक्षिणी भारत में है, यानी तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है।
सेंट्रल मैसिफ ये फ्रांस में है। अपुलेशियन पर्वत ये भी काफ़ी पुराना पर्वत है, यूएसए में है। एक है ग्रेनाइट पर्वत, ये स्कॉटलैंड में है। और ड्रेकसबर्ग पर्वत ये दक्षिण अफ्रीका में। यद्यपि हम लोग को बताए थे कि जो ड्रेकसबर्ग पर्वत है इसको हम अभी आप लोग को बताया था कि ये ब्लैक पर्वत का उदाहरण, तो कोई भी पर्वत हो सकता है जो घिस के काफ़ी अब उसके अवशेष बचे हों, जो आपका फोल्डेड माउंटेन हो सकता है, ब्लैक माउंटेन हो सकता है, ज्वालामुखी पर्वत हो सकता है जो लगभग अब समापन के करीब हो गया है, तो उसको हम सबको अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। विश्व के कुछ अन्य पर्वतों के प्रकार पाए जाते हैं, जैसे एक होता है गुम्बदाकार पर्वत जिसको हम डोम टाइप का माउंटेन बोलते हैं, गुम्बदाकार पर्वत। कभी कभी क्या होता है, जब अंतर्जात बल जो इंडोजेनेटिक फोर्स होता है के कारण धरातल का कोई भाग जब ऊपर उठ जाता है तो उसे गुम्बदाकार पर्वत कहा जाता है। यानी ज्वालामुखी या ऐसी कोई जो क्रिया होती, क्रिया नहीं हो पाती है, केवल बल के कारण, अंतर्जात बल के कारण धरातल का कोई भाग ऊपर उठ जाता है, तो उसको हम लोग गुम्बदाकार पर्वत कहते हैं। इसका जो आकार होता है वो मस्जिद के गुम्बद से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको गुम्बदाकार पर्वत कहते हैं, डोम टाइप्स को कहते हैं, कहा जाता है इसको पर्वत। इस प्रकार के पर्वत ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस प्रकार के पर्वत का निर्माण मैग्मा और जलवाष्प द्वारा जब धरातल के ऊपर बल लगाया जाता है, इस कारण क्या होता है, धरातल का स्थलीय भाग होता है ये ऊपर की ओर उठने के परिणाम स्वरूप गुम्बदाकार पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो गुम्बदाकार पर्वत के भी कुछ उदाहरण हम आप लोग को बता दें कि गुम्बदाकार पर्वत कौन कौन से हैं। तो एक ब्लैक हिल पर्वत है, ये दक्षिणी और ये यूएसए के डकोटा राज्य में पड़ता है। ब्लैक हिल देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है और ब्लैक हिल जो पर्वत है ये यूएसए में है। ऐसे एनएसी पर्वत है, साइबेरिया रूस में है। माउंट एल्बर्ट है, ये भी यूएसए में है। और हम लोग कह सकते हैं भारत में देखा जाए तो मैसूर ग्रेनाइट डोम ये कर्नाटक में है। तो इस प्रकार के पर्वत के भी एग्जाम्पल हमको वर्ल्ड लेवल पे मिलते हैं। डूम टाइप का एक बार पुनः बता दूं कि जब अंतर्जात एंडोजेनेटिक बल के कारण धरातल का कोई भाग, स्थल का कोई भाग ऊपर उठ जाता है तो उसको हम लोग डूम टाइप्स कहते हैं। डूम टाइप करने का मतलब होता है कि इनका जो आकार होता है मस्जिद के गुम्बद जैसा दिखाई देता है। अमेरिका में एक और पर्वत है जो माउंट हेनरी है, ये भी इसका उदाहरण है डूम टाइप पर्वत का। इसके अलावा ब्लैक हिल है, एनएसी पर्वत है, माउंट एल्बर्ट है और मैसूर ग्रेनाइट जो कर्नाटक में है ये भी इसी का एग्जाम्पल है। माउंट एल्बर्ट यूएसए में है, एनएसी पर्वत साइबेरिया रूस में है और ब्लैक हिल है डकोटा यूएसए में है। इसी के अलावा माउंट हेनरी है, ये भी यूएसए में पर्वत है। ये डोम टाइप पर्वत का एग्जाम्पल है। विश्व के अगर हम कुछ सबसे लंबे पर्वतों की बात किया जाए जो दुनिया के सबसे लंबे पर्वत हैं, तो उसकी हम थोड़ी चर्चा आप लोग से कर लें परीक्षा के दृष्टि से। तो ये एंडीज पर्वत दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है और इसकी लंबाई लगभग 7,000 किलोमीटर है। तो दक्षिणी अमेरिका में देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जो एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट अकांकागुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। जो राकीज पर्वत है, राकीज जो पर्वत है ये उत्तरी अमेरिका में है, कनाडा और यूएसए में इसका विस्तार है। ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, इसकी ऊंचाई अगर हम लोग देखें तो 4,800 किलोमीटर है। तीसरा जो सबसे लंबा पर्वत है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यह हम लोग कह सकते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये हम लोग जो तीसरा सबसे बड़ा पर्वत हम मानते हैं, ट्रांस जो अंटार्कटिक रेंज है, तीसरा सबसे बड़ा ऊंचा जो पर्वत है, लंबा पर्वत है, वो ट्रांस अंटार्कटिक रेंज है। इसकी लंबाई 3,542 किलोमीटर है, अंटार्कटिका महाद्वीप में है। और चौथा जो सबसे बड़ा लंबा पर्वत है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये लगभग 3,500 किलोमीटर है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो जो तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है ट्रांस अंटार्कटिक रेंज है, अंटार्कटिका महाद्वीप में है, लगभग 3,542 किलोमीटर और लगभग 3,500 किलोमीटर जो लंबा है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा कुनलुन पर्वत है, ये लगभग 3,000 किलोमीटर है और ये एशिया महाद्वीप में है। अगर हम देखें हिमालय की जो लंबाई देखते हैं तो लगभग 2,400 किलोमीटर है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो हिमालय है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन सबसे लंबा पर्वत हिमालय नहीं है। और ये देखिएगा, ये मैक्सिमम जो पर्वत होते हैं जो लंबे हैं, जो काफ़ी ऊंचे हैं, ये वलित पर्वत होते हैं, फोल्डेड माउंटेन होते हैं। और फोल्डेड माउंटेन में अगर देखें ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण इनकी जो चोटियाँ होती हैं बर्फ़ से ढकी होती हैं सामान्यतः। अगर हम लोग देखें फोल्डेड माउंटेन की तो चोटियाँ क्या होती हैं, बर्फ़ से ढकी होती है। और दुनिया की जो सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं वो ये फोल्डेड माउंटेन में, जिसमें हिमालय में अगर देखें तो दुनिया की अधिकांश सबसे ऊंची चोटियाँ यहीं पाई जाती है, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, चाहे कंचनजंगा हो, चाहे मकालू हो,
चाहे आपका K2 यानी गाडविनस्टीन हो, धौलागिरी हो, ये सारी चोटियाँ हम आपको, या नंगा पर्वत हो, नामचा बरवा हो, ये सारी ऊंची जो चोटियाँ होती हैं ये हिमालय पर्वत पे, अधिकांश ऊंची चोटियाँ हिमालय पर्वत पर ही पाई जाती हैं। तो एक बार हम आपको पुनः बता दें कि जो दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है वो एंडीज है, लेकिन सबसे ऊंचा अगर पर्वत देखा जाए तो वो आपका हिमालय पर्वत है। लेकिन अगर कभी कोई पूछे कि दुनिया का सबसे लंबा पर्वत रिज कटक कौन सा है, स्थलीय भाग में ना होके अगर जलीय स्थलीय दोनों भाग की चर्चा करें, तो दुनिया का जो सबसे लंबा कटक या रिज है या पहाड़ी है वो मध्य अटलांटिक रिज है। ये लगभग 16,000 किलोमीटर लंबा है। ये पृथ्वी का सबसे लंबा ज्वालामुखी तंत्र, या हम लोग कह सकते हैं सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है, या सबसे बड़ा पर्वत हम मानेंगे मध्य अटलांटिक कटक को, जो मध्य अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। तो एक बार हम पुनः बता दें, पर्वत उन भागों को कहा जाता है जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से ऊपर हो और उनका शीर्ष भाग संकुचित हो और ढाल तीव्र हो, दोनों किनारों के ढाल तीव्र हो, तभी उनको हम पर्वत माना जाता है। जब ये तीनों कंडीशन फॉलो होगी तभी उसको हम पर्वत कहेंगे। और अगर 1000 मीटर से कम ऊंचा भाग है, शीर्ष संकुचित है और ढाल उसके दोनों किनारों के ढाल तीव्र हैं, तो उसको हम पहाड़ी यानी हिल बोलते हैं। और पृथ्वी का लगभग 26% भाग पर पर्वतों का विस्तार है, और पर्वतों को हम लोग पृथ्वी के द्वितीयक उच्चावच मानते हैं, यानी सेकेंडरी रिलीफ मानते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि महाद्वीप और महासागर इनको प्राथमिक उच्चावच माना जाता है, और पर्वत पठार मैदान को द्वितीयक उच्चावच माना जाता है। और पृथ्वी के लगभग 41% भाग पर मैदान और लगभग 33% भाग पर पठार है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो तीनों मेन स्थलाकृतियाँ हैं उसमें पर्वतों का विस्तार सबसे कम है। पर्वतों में जो आपका फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है, इसका विस्तार दुनिया में सबसे अधिक मिलता है। और ये जो पर्वत होते हैं काफ़ी ऊंचे होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं और नवीन प्रकार के होते हैं। नवीन प्रकार का प्रमाण इसी से मिलता है कि इनकी ऊंचाई अभी बढ़ रही है। जैसे हिमालय की अगर हम देखें, ऊंचाई लगभग 1.2 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। इससे ये पता चलता है कि जो वलित पर्वत है ये भी युवावस्था में है। और वलित पर्वतों का जो निर्माण हुआ है मुख्य रूप से अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक से हुआ है। और इसमें वलित पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फोल्ड पाए जाते हैं, सीधा पर्वत नहीं होता, इसमें विभिन्न प्रकार के मोड़ पाए जाते हैं। चित्र में भी आप लोग को जैसा दिख रहा है, तो कई इसमें मोड़ पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग वलित पर्वत कहते हैं। यदि हम लोग देखें विश्व के प्रमुख पर्वतों की बात किया जाए, तो जो सबसे लंबा पर्वत है वो एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। दूसरा सबसे लंबा पर्वत जो रॉकीज है, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और तीसरा जो सबसे लंबा पर्वत है वो अंटार्कटिक रेंज है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप में। और चौथा जो सबसे बड़ा पर्वत है वो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो आप लोग का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। लेकिन अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की बात किया जाए, तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो हिमालय पर्वत है, जो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। तो इस तरीके से जो आज आप लोग को जानकारी दी गई, ये पर्वतों के बारे में जानकारी दी गई, विश्व के प्रमुख पर्वतों की जानकारी दी गई। इसके बारे में आप लोग से अक्सर इससे पर्वतों के बारे में क्वेश्चन आप लोग से आते रहते हैं कि कौन सा पर्वत कहाँ पे, उसकी लंबाई के बारे में या अन्य विशेषताओं के बारे में, या निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ये पर्वत किस प्रकार का है। तो विश्व स्तर पर देखें तो पर्वतों का जो निर्माण हुआ है कई प्रकार से हुआ है। चाहे ज्वालामुखी पर्वत हो, जो ज्वालामुखी क्रिया से जिसका निर्माण हुआ है, ये प्लेट किनारों पे आपको मिलेंगे, अभिसारी प्लेट किनारों पे मिलेंगे जहाँ केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होती है। इसी प्रकार वलित पर्वत भी केंद्रीय जहाँ पे प्लेटों का अभिसरण कन्वर्जेंस होता है उन्हीं किनारों पर मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो विश्व स्तर पे कई प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं और उनकी विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से इन पर्वतों से क्वेश्चन आप लोग से अक्सर आते रहते हैं। आशा करता हूँ जो ये पर्वतों के संदर्भ में जो आप लोग को जानकारी दी गई है वो आप लोग को अच्छी लगी होगी। यदि आप लोग को जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।